पिछले 7 सालों से ब्रेग्जिट का जो सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ था उसे ऋषि सुनक ने सॉल्व कर दिया है। ब्रेग्जिट यानी कि वो समझौता जिसके तहत यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन को छोड़ के निकल चुका है, उसको फाइनली पूरा किया है ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने। 27 फरवरी के दिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूरोपियन यूनियन की लीडर उर्सुला वॉन डर लियन के बीच में एक अहम बैठक हुई और नॉर्दर्न आयरलैंड के पुराने फैसले रद्द करके नया एग्रीमेंट बनाया गया। अब ये नॉर्दर्न आयरलैंड क्या है, ब्रेग्जिट का मामला क्या है, ये मैं आपको ब्रीफली बताता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं यूरोप का नक्शा, इसमें ये है यूके, ये है देश आयरलैंड। लेकिन आयरलैंड इतना सिंपल नहीं है, तो आइए थोड़ा डिटेल में इसे जूम इन करके देखते हैं। तो यहां पर आपको जो नजर आ रहे हैं आइलैंड्स या द्वीप, उन्हें हम कहते हैं ब्रिटिश आइल्स। तो इन ब्रिटिश आइल्स में कई बड़े छोटे द्वीप हैं, लेकिन जो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट द्वीप हैं वो एक तो ये वाला जो बड़ा सा जिसमें आपको स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स नजर आएगा, इसे हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, और दूसरी तरफ है आयरलैंड, ये एक द्वीप है। लेकिन इस आयरलैंड द्वीप में दो देश चलते हैं, एक है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और दूसरा है नॉर्दर्न आयरलैंड। और ये नॉर्दर्न आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। तो ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड मिलकर एक देश बनाते हैं, और दूसरी तरफ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो यहां पर व्हाइट कलर में नजर आ रहा है, ये एक देश बनाता है। एंड अगेन द ग्रेट ब्रिटेन इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। ग्रेट ब्रिटेन को ग्रेट बनाने वाले 3 सहयोगी देश हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ये तीनों मिलाकर बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो ये सभी मेजर कंपोनेंट्स हैं, इनके अलग अलग मीनिंग है, इनके अलग अलग नाम है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रिटिश आइल्स क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यूनाइटेड किंगडम कब कहलाता है ये, और नॉर्दर्न आइलैंड इसको जब जोड़ देते हैं तब इसका नाम पूरा हो जाता है देश का यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो सबसे पहले आएगी एक ज्योग्राफिक यूनिट जिसका नाम है ब्रिटिश आइल्स। उसके बाद आएगा देश यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। उसके बाद उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड, और ये सब आप यहां पर मैप में देख सकते हैं। सो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, दीज कंप्राइज टुगेदर द ग्रेट ब्रिटेन, और नॉर्दर्न आयरलैंड जोड़ देते हैं उसे, तब वो कहलाता है ओवरऑल यूनाइटेड किंगडम। इन सभी घटक देशों के झंडे भी अलग हैं, लेकिन उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाने वाले हैं। आप चाहें तो कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक्स के दौरान नजर देना कि इंग्लैंड या यूके का झंडा कैसा होता है। आगे बढ़े उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी की तरफ से यूपीएससी 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं हम, यानी कि पाथफाइंडर की टीम, जिसमें मैं और अन्य एजुकेटर्स, वेरोनिका मैम, निधि मैम, शुभेंद्र सर और राहुल सर, हम आपको पढ़ाएंगे पूरा यूपीएससी का स्टैटिक सिलेबस 2 महीने में। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक क्लासेस होंगी, और ज़्यादा डिटेल्स आप नीचे दिए गए लिंक पर प्राप्त कर सकते हैं। और याद रखिए 28 फरवरी तक ये कोर्स आपके लिए 5599 यानी कि 5600 रुपए में अवेलेबल है, जिसमें पूरा यूपीएससी का क्रैश कोर्स या रिविजन मिल रहा है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। द कोर्स स्टार्ट्स ऑन 1 मार्च। नाउ क्वाइट इंटरेस्टिंगली, आयरलैंड और भारत दोनों के बीच में एक पुराना संबंध है। किसी समय पर ये दोनों इंग्लैंड के द्वारा गुलाम बनाए गए थे। आयरलैंड इंग्लैंड की सबसे पहली कॉलोनी थी। हालांकि वो मानते नहीं है कि हमने इसे कॉलोनी बनाया, पर फिर भी वो कॉलोनियल रूल ही था। एंड लेटर ऑन इवन इंडिया वाज मेड अ कॉलोनी एंड इट बिकेम द लार्जेस्ट ब्रिटिश कॉलोनी इन द एंटायर वर्ल्ड। लेकिन जब इस पूरे आयरलैंड द्वीप पर इंग्लैंड का कब्जा था तो यहां प्रॉब्लम क्यों आई? प्रॉब्लम 2 कारणों से आती है। देखिए, पहले यहां पर सभी लोग क्रिश्चियन थे, इंग्लैंड की आबादी भी एक समय में रोमन कैथलिक हुआ करती थी, बट समथिंग हैपेंड इन द 16th सेंचुरी जिसके कारण वहां पर क्रिश्चियन धर्म का एक नया पंथ शुरू होता है, जिसे कहा जाता है एंग्लिकन चर्च। तो वो प्रोटेस्टेंट्स हैं, तो प्रोटेस्टेंट या एंग्लिकन चर्च की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे ये वाला क्रिश्चियनिटी का पंथ इंग्लैंड में बड़ा पॉपुलर हो जाता है। दूसरी ओर आयरलैंड के लोग अभी भी पुराने रोमन कैथोलिक धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम मेनली इनके बीच में होती है, रिलीजियस वाला इशू। लेकिन इंग्लैंड के राजा बड़े चालाक थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने लोगों को उत्तरी आयरलैंड में सेटल करना शुरू किया। इनका प्लान तो ये था कि धीरे धीरे पूरे आयरलैंड में सेटल कर देंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो इन्होंने अपने देश के प्रोटेस्टेंट किसानों को, लैंडलॉर्ड्स को यहां पर ले जाकर सेटल करना शुरू किया, और इसीलिए आज भी आयरलैंड के उत्तरी हिस्से में ये जो रेड कलर के आपको एरिया या डिस्ट्रिक्ट्स नजर आ रहे हैं, ये प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी एरियाज हैं, और बाकी का पूरा ब्लू कलर का जो देश नजर आ रहा है आपको, ये रोमन कैथोलिक मेजॉरिटी है। तो इस तरह से आयरिश द्वीप, जहां पर भाषा एक है, कल्चर एक है, सब कुछ एक है, उसमें धर्म का फर्क आ गया, और साथ साथ में फर्क आएगा अब धीरे धीरे गवर्नेंस का। अब क्योंकि ये वाले किसान प्रोटेस्टेंट थे तो ये इंग्लैंड के ज्यादा नजदीक थे, यहां के लोग अपने आप को इंग्लैंड से ज्यादा जुड़ा हुआ मानते हैं, जबकि देश के दूसरे हिस्से के लोग अपने को एक अलग देश के रूप में देख रहे हैं। तो इसीलिए 1920s में जब फाइनली देश आजाद होता है तो
पूरा आयरलैंड द्वीप एक साथ आजाद नहीं हुआ। इसका लगभग 70% हिस्सा बन जाता है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। याद रखिए ये रिपब्लिक है, इन्होंने राजा को हटा दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं बने, इन्होंने कहा हम बनेंगे रिपब्लिक। तो इसकी आज़ादी की कहानी भी एक दिन की नहीं है, काफ़ी लंबा स्ट्रगल है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से इसको थोड़ी थोड़ी आज़ादी मिलनी शुरू होती है, पूरी आज़ादी 40s में मिलती है। तो इनका लंबा एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल रहा था और यहाँ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बन जाता है। और उत्तरी हिस्सा ये कहता है कि हमें तो भैया रहना है इंग्लैंड के साथ, क्योंकि अभी भी वहाँ प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी में, दे चोज टू स्टे विद यूनाइटेड किंगडम। तो इसीलिए ये यूके का पार्ट है और ये एक अलग देश है। तो देखिए दोनों एरिया में भाषा एक जैसी बोली जाती है, लोग दिखने में एक जैसे हैं, एक ही रेस के हैं, एक ही एथनिसिटी के हैं, लेकिन उनका धर्म अलग है और इसीलिए गवर्नेंस अलग है। तो यहां पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है 1960s में। तो 1960 और 1998 के बीच में यहां पर बहुत वायलेंस होता है और इस समय को आयरलैंड के इतिहास में ट्रबल्स कहा जाता है। तो इन दोनों देशों के बीच में जो ये लंबा वायलेंस का इतिहास है, ये फाइनली 1998 में खत्म होता है विद द गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, और उसके बाद से वहां पर पूरी तरह से शांति है पिछले 25 सालों से। अब हम आ जाते हैं 5 साल या 6 साल के पॉलिटिकल हिस्ट्री पर। 2016 में यूनाइटेड किंगडम ने अपने देश में एक वोट करवाया ये पूछने के लिए लोगों को कि क्या आप ईयू में रहना चाहते हैं। उस वोट में ज्यादातर लोगों ने वोट डाला कि नहीं, हमें ईयू में नहीं रहना है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस ब्रेक्जिट रेफरेंडम में रीजनल वोटिंग अलग अलग थी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड चाहते थे कि वो ईयू में रहें। तो यहाँ की ज्यादातर आबादी ने वोट डाला था कि हमें तो भैया यूरोपियन यूनियन में रहना है, उससे हमें फायदा नजर आ रहा है। लेकिन जो इंग्लैंड वाला हिस्सा है इसने कहा कि हमें जाना है बाहर, वी डोंट वांट टू लिव इन द यूरोपियन यूनियन। लेकिन होता क्या है कि इंग्लैंड की आबादी ज्यादा है तो यहां पर वोटर्स ज्यादा हैं, इसीलिए ओवरऑल इनकी मेजॉरिटी बन गई। वरना अगर आप नॉर्दर्न आयरलैंड या स्कॉटलैंड का वोटिंग पैटर्न देखोगे तो यहां पर 56% और 62% लोगों ने कहा था कि हमें यूरोपियन यूनियन में ही रहना है। तो यहां के लोग तो ईयू में रहना चाह रहे थे, बट सिंस दे आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स गवर्नमेंट दे कैन नॉट बी सेपरेटली पार्ट ऑफ द ईयू। तो अब प्रॉब्लम आती है कि नॉर्दर्न आयरलैंड का बॉर्डर कैसा होगा, क्योंकि देखिए अभी तक ये वाला जो बॉर्डर है उत्तरी आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच में, इसमें कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि सब कुछ ईयू का पार्ट है। आराम से आप यहां पर फैक्ट्री लगाओ, अपना सामान यहां बेचो, यहां फैक्ट्री लगाओ, यहां बेचो, कोई रोक टोक नहीं है। इनफैक्ट अगर आप बॉर्डर्स को देखेंगे तो उत्तरी आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच का बॉर्डर ऐसा नजर आता है। बस एक बोर्ड होगा यहाँ छोटा सा जो बताएगा कि स्पीड आगे से किलोमीटर पर आवर में होगी, बिकॉज आयरलैंड यूजेस किलोमीटर पर आवर एंड यूनाइटेड किंगडम यूजेस माइल्स पर आवर। उसके अलावा कोई चेक पोस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। ओके और ये ओपन बॉर्डर बड़ी मुश्किल से आया है। बिफोर 1998 जब वहां पर दंगा फसाद हिंसा चल रही थी उस समय ऐसा नहीं था। देयर वर अ लॉट ऑफ मिलिट्री चेक पोस्ट और लोगों के आने जाने पर रोक टोक थी। ओके और ये नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। इसको लेकर लॉर्ड माउंटबैटन की हत्या भी हो चुकी है। जी हाँ, ये वही माउंटबैटन है जो भारत का आखिरी वाइसरॉय था ब्रिटिशर्स की तरफ से। ओके तो अब यहां पर प्रॉब्लम यह आ जाती है कि जब ईयू से यूके बाहर आ चुका है तो नॉर्दर्न आयरलैंड भी बाहर आएगा। तो क्या बॉर्डर ये वाला बनाया जाए या फिर ये समुद्री बॉर्डर माना जाए, क्योंकि उत्तरी आयरलैंड के लोग इनको दूर नहीं करना चाहते हैं और ये अपना बॉर्डर खुला ही रखना चाहते हैं। लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन से यूके बाहर आ गया है तो फिर तो ये बॉर्डर चेक पोस्ट वाला बनेगा। यहां पर सामान की जांच होगी, टैक्स लगेगा, सारे चेक्स यहां पर होंगे। तो ये आयरलैंड के लोग नहीं चाहते थे और इसी के कारण ये पिछले 6 साल से प्रॉब्लमैटिक इशू बना हुआ था कि आखिर इसको मैनेज कैसे करें। तो पिछले 4-5 सालों से ब्रिटेन की सरकारें, डिफरेंट गवर्नमेंट्स, राइट फ्रॉम टेरेसा मे टू बोरिस जॉनसन, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी और 2022 में जाकर उन्होंने नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल बनाया। हालांकि ये भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया था, लेकिन उन्होंने पास कर दिया, ठीक है। और ये पास करने के चक्कर में एक सरकार गिर गई, टेरेसा मे की तो सरकार ही गिर गई क्योंकि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई थी। तो आयरलैंड और ब्रिटेन ने मिलकर ये प्रोटोकॉल साइन किया कि कोई भी इंस्पेक्शन जो होगा वो आयरलैंड के बॉर्डर पर नहीं होगा, वो पहले समुद्र वाले बॉर्डर पर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब ब्रिटेन से जहाज आता है, ट्रक्स अनलोड होते हैं, तो उनकी जांच यहां पोर्ट्स पर कर ली जाएगी और उसके बाद वो ट्रक रवाना हो जाएंगे और चाहे वो आयरलैंड में कहीं भी जाएं, उसके बाद उनकी आगे कोई चेकिंग नहीं होगी। तो इफेक्टिवली पिछले 2 साल से ये बॉर्डर था, जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है। जैसे ही कोई जहाज यहां से आया वो यहां पर डॉक करेगा, चेकिंग होगी, उसके बाद वो कहीं पर भी जा सकता है। तो आयरिश सी बॉर्डर बन गया था ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में। लेकिन अगर आप यूके की नजर से देखोगे तो ये प्रॉब्लमेटिक है। वहां के लोगों को या कई पॉलिटिशियंस को लग रहा है कि भाई साहब हमारे ही देश का एक एरिया, उसका एक बॉर्डर बन गया है, वहां पर चेकिंग हो रही है, फिर सामान पहुंच रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? दिस इज आवर पार्ट, ये तो हमारा अभिन्न अंग है नॉर्दर्न आयरलैंड, इसके बीच में हम कैसे चेकिंग करने दे रहे हैं? ये कहीं हमसे टूटकर अलग ना हो जाए, ये डर कुछ पॉलिटिशियंस को सताने लगा। लेकिन उत्तरी आयरलैंड के लोगों को भी ये नाराज नहीं करना चाहते थे कि आप इस बॉर्डर को पूरी तरह से बना दो फिर से। दे वॉन्टेड टू कीप द बॉर्डर ओपन।
तो इसीलिए नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर कई रूल्स यूरोपियन यूनियन के लागू थे और कई रूल्स यूके के लागू थे। जी हाँ, बड़ा कंफ्यूजिंग समय चल रहा था नॉर्दर्न आयरलैंड में पिछले कई सालों से, जब यहाँ ईयू के टैक्सेशन रूल भी लागू होते हैं, प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग स्टैंडर्ड सब कुछ डबल डबल करना पड़ रहा है, और ये कंपनीज के लिए भी एक बहुत बड़ा हेडेक बन गया था। मान लीजिए आप एक शैम्पू मैन्युफैक्चरर हैं जो यूके में फैक्ट्री लगाकर बैठा है, आपको अपना शैम्पू यहाँ भी बेचना है यहाँ भी बेचना है, लेकिन दोनों एरियाज में टैक्सेशन अलग है, पैकेजिंग अलग है, तो उसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी यहाँ पर। तो ये प्रोटोकॉल प्रॉपरली इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया था, जिसके कारण ईयू काफी नाराज था और उसने लीगल एक्शन भी लिया यूके के खिलाफ कई बार। तो ये 2022 की बात है, और ब्रिटेन में भी इसका अपोजिशन था, इसीलिए लोगों ने इसे कोर्ट में चैलेंज किया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल लॉफुल है। तो बड़ी मुश्किल से 5-6 सालों से ये नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल या फिर ये कानून इन्होंने बनाया, लेकिन ये भी लागू नहीं कर पाए। अब इतनी कॉम्प्लिकेशन हो रही थी, इतनी सरकारें गिर चुकी है इस मुद्दे को लेकर, कि फाइनली ऋषि सुनक, जो कुछ महीने पहले ही ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनके सामने भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज था। अगर इस पॉलिटिकल चैलेंज को वो सही से सॉल्व कर देते हैं तो ब्रिटेन में उनकी छवि और बेहतर हो जाएगी, और अगर वो सॉल्व नहीं कर पाए तो उनकी सरकार का भी गिरने का डर यहां पर आ जाता है। तो ऋषि सुनक ने एक ब्रिलियंट आइडिया लगाया। उनकी सरकार के लोगों ने कहा कि क्यों ना हम यहां पर 2 तरह की चेकिंग करें। एक वो ट्रक होंगे जो केवल नॉर्दर्न आयरलैंड में अपना सामान पहुंचा रहे हैं, यानी कि हमारे देश का सामान हमारे ही देश में जा रहा है, तो वो अलग तरह से चेक होगा, और अगर विदेश यानी कि आयरलैंड में कुछ भेजना है तो वो अलग तरह से चेक होगा। तो इसीलिए यूके की गवर्नमेंट ने कहा कि हम चेकिंग को कम करना चाहते हैं, लेकिन चेकिंग तो करनी पड़ेगी, टैक्सेशन वरना कैसे पता चलेगा, कोई इलीगल सामान को ट्रांसपोर्ट ना कर दे। तो इसीलिए ग्रेट ब्रिटेन से नॉर्दर्न आयरलैंड जाने वाले सामान को हम चेक करेंगे, लेकिन अलग तरह से। तो इसीलिए 2 लेन बनाई जाएगी, एक होगी ग्रीन लेन। ग्रीन लेन होगी उस सामान के लिए जो अपने देश यानी यूके से भेजा जा रहा है, कहां पर, आयरलैंड में, नॉर्दर्न आयरलैंड में। तो यहां से यहां तक जो सामान जा रहा है वो ग्रीन लेन में होगा, और जो सामान आगे आयरलैंड यानी कि यूरोपियन यूनियन में जाना वाला है उसके लिए रेड लेन होगी, और उस रेड लेन में चेकिंग थोड़ी स्ट्रिक्ट होगी। वहां पर टैक्स देखा जाएगा कि किस पर क्या टैक्स लगना है, कुछ कस्टम्स ड्यूटीज लगाई जाती हैं वो लगाई जाएंगी, और यहां पर पूरा फुल चेक एंड कस्टम कंट्रोल काम करेगा। तो कुल मिलाकर आपको उत्तरी आयरलैंड में सामान भेजना है, फटाफट काम हो जाएगा, ग्रीन लेन में सामान को आप जल्दी भेज सकते हैं, रेड लेन में प्रॉपर चेकिंग होगी जैसा एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर होनी चाहिए। तो ये सिस्टम ब्रिटेन ने अभी प्रपोज किया है। तो चेकिंग अभी भी होती है, लेकिन अभी सारे सामान की चेकिंग होती है, ओके, बट दे वांट ओनली सम गुड्स टू बी चेक्ड। तो ये है यूके का नया प्लान कि ग्रीन लेन और रेड लेन, 2 अलग अलग लेन हम बना देते हैं। रेड लेन की सामान जाएंगे आगे ईयू में, यानी कि इफेक्टिवली रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में, आगे और भी जा सकते हैं यहां से, फिर आप फ्रांस भेजो, स्पेन भेजो, जर्मनी, जहां आपकी मर्जी है आप भेजिए, क्योंकि उसके बाद ईयू में आने के बाद कोई अलग से टैक्सेशन नहीं होता है, ओके। सो दैट इज देयर प्लान। इसके अलावा कुछ लोकल टैक्सेस में भी चेंज आएगा, क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि उत्तरी आयरलैंड में कुछ ईयू के रूल्स फॉलो हो रहे थे, ज्यादातर ईयू के रूल्स फॉलो हो रहे थे रिगार्डिंग वैट। तो वैट इंग्लैंड में इस्तेमाल होने वाला सेल्स टैक्स है, जैसे हमारे देश में अब जीएसटी हो चुका है, वहां पर वैट वाला टैक्स है, और ये वैट वहां पर ईयू के अकॉर्डिंग लगता था। यूके कह रहा है कि वैट में बदलाव करने का अधिकार हमें, यानी कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट को होना चाहिए। इसके लिए यूरोपियन यूनियन मान गया है, एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में गोइंग फॉरवर्ड यूके वैट के रेट्स को चेंज कर सकता है। उसके अलावा सरकार भी इंडस्ट्रीज को जो मदद देती है उस पर कुछ लिमिट लगी हुई थी। ऋषि सुनक कह रहे थे कि इससे नॉर्दर्न आयरलैंड की इंडस्ट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैं ये कैप्स हटाना चाहता हूं। तो अब ये कैप्स हट जाएंगी, उत्तरी आयरलैंड की फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्री को सरकार जितना चाहे अब उतना सपोर्ट दे सकती है। तो टैक्सेशन के नियमों में भी बदलाव आएगा, ये एक मेजर चेंज है। तो अभी तक जो ये डील साइन हुई है इसमें ये 2 मेजर चीजें इन्होंने बताई हैं, दीज आर द 2 मेजर चेंजेस दैट विल बी मेड। और ये ऋषि सुनक के लिए काफी बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री बताई जा रही है कि इन्होंने सक्सेसफुली इस एग्रीमेंट को साइन करवा दिया है। हालांकि आयरलैंड में इसको लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उत्तरी आयरलैंड में जो लोकल रीजनल पार्टी है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी, DUP, ये आयरलैंड के साथ जुड़ना नहीं चाहती। देखिए अभी वहां पर मेजॉरिटी सेंटीमेंट लोगों का ये है कि हम तो भाई भाई हैं, सेम एथनिसिटी, सेम कल्चर, लैंग्वेजेस सेम, हाँ बस ठीक है धर्म का पुराना कुछ इशू है, लेकिन फिर भी हम एक हैं, हम हार्ड बॉर्डर नहीं चाहते, वी वांट टू द कंट्री टू बी ओपन, एक जैसा ही रहना चाहिए। ऑन पेपर, नक्शे पर आपको लगेगा कि ये 2 अलग देश हैं, लेकिन जब आप कार लेकर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि ये 2 अलग देश में आप घूम रहे हैं, यू कैन ईजिली क्रॉस द बॉर्डर। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे कि डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी, ये कहती है कि हम वो बॉर्डर कंट्रोल को मेंटेन करना चाहते हैं, वी वांट टू बी क्लोजर टू द यूके,
वी डोंट वांट टू बी क्लोजर टू द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इसीलिए वो इंग्लैंड सरकार से या यूके की सरकार से थोड़ा सा भी नाराज हो सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम पोज कर सकते हैं। इस पार्टी के नेता ने अभी कुछ घंटे पहले ही ये बयान दिया था कि पहले हम डील को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमें क्या आपत्ति उठानी है। मतलब उसने ये तो कह दिया कि आपत्ति उठाई जाएगी। ओके, सो दिस इज द लेटेस्ट व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और यूपीएससी 2023 या 24 की तैयारी कर रहे हैं तो अगले 2 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 23 के एस्पिरेंट्स के लिए प्रीलिम्स में केवल 90 दिन का समय बचा है। 3 महीने में आपकी तैयारी अगर मजबूत नहीं है, आपको लग रहा है कि मुझे रिवीजन की, क्रैश कोर्स की आवश्यकता है, तो आप आइए। केवल 5600 रुपीज में आपको लाइव पूरा यूपीएससी का सिलेबस प्रीलिम्स का हम पढ़ाएंगे एंड V5 टीचर्स आर गोइंग टू टेक अप दिस कोर्स। इसका शेड्यूल, इसकी सारी डिटेल्स नीचे दिए गए लिंक पर आपको मिल जाएगी। ये क्लासेस लाइव होने वाली हैं, सुबह 9 बजे से पहली क्लास होगी और दिन में 3 या 2:45 तक खत्म हो जाएंगी। और इसका जो प्राइस है वो 1 मार्च से 699 यानी कि 7,000 रुपये होने वाला है, 6,999। तो अभी आप महिपाल कोड लगाकर इस कोर्स को अवेल करेंगे तो आपको केवल 5600 रुपीज में ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। सो दिस इज पार्ट ऑफ द अनअकैडमी स्टोर, जहां पर आपको छोटे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप यूपीएससी 24 या 25 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की आवश्यकता है, जिसमें आपको थ्रू आउट द ईयर 8-10 महीने 1 साल तक हम पढ़ाएंगे और ना केवल क्लासेस बल्कि अन्य कई फैसिलिटीज अवेलेबल करवाएंगे। तो ये वाला कोर्स अभी आपको 28 फरवरी तक 50,000 रुपीज में अवेलेबल होगा, जिसमें ऑप्शनल भी शामिल है। याद रखना, ऑप्शनल, जीएस, टेस्ट सीरीज सब कुछ एक साथ आपको यहां 50,000 रुपीज में मिल रहा है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है मेंटोरशिप प्रोग्राम, दैट इज एन एडेड बेनिफिट। यहां पर भी कोड महिपाल इस्तेमाल करोगे तो आपको ये 20-30% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। सभी कोर्सेज ईएमआई ऑप्शंस पर अवेलेबल हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर फोन करके कहिए कि महिपाल सर का स्टूडेंट हूं, महिपाल सर का लेक्चर देखकर कॉल कर रहा हूं एंड माय काउंसलर विल गिव यू ऑल द डिटेल्स रिक्वायर्ड। हर हफ्ते हमारे नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, तो अभी आरंभ और लक्ष्य 2 बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज पर भी अच्छे डिस्काउंट्स अभी ऑनगोइंग है, यू कैन यूटिलाइज देम। दिल्ली के राजेंद्र नगर में, करोल बाग में हमने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी अपना चालू कर दिया है। इसकी फीस भी कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स काफ़ी कम रखी गई है। इसकी जानकारी भी आपको इस फोन नंबर पर मिल जाएगी। कॉल करके कहिए कि महिपाल सर का स्टूडेंट हूँ, ऑफलाइन में पढ़ना चाहता हूँ, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। ईपीएफओ का फॉर्म आया 7 साल बाद, इसका भी कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।